आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज कराएंगे कक्षा 10 का हिंदी का सॉल्व पेपर सॉल्व कराएंगे। ये 2025 का है। तो इसमें पेपर कोड है 801 BC। समय 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक 70 नंबर। सामान्य निर्देश पढ़ेंगे पहले। तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तीसरा निर्देश यह प्रश्न पत्र 2 खंडों ए तथा खंड ब में विभाजित है। चौथा निर्देश है इस प्रश्न पत्र के खंड ए में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिसमें दिए गए 4 विकल्पों से सही विकल्प का चयन करके OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को अच्छी तरह से रंग कर देना है। पांचवा निर्देश है खंड ए के बहुविकल्पीय प्रश्नों हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। बहुविकल्पीय प्रश्नों हेतु नकारात्मक अंकन की व्यवस्था नहीं है, अतः सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। छठा निर्देश है OMR शीट पर उत्तर देने के पश्चात संबंधित गोले को काटे नहीं तथा इरेजर या व्हाइटनर का प्रयोग न करें। सातवां निर्देश है प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके निर्धारित अंक दिए गए हैं। आठवां निर्देश है खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, इसके लिए कुल 50 अंक निर्धारित हैं। नौवां निर्देश है खंड ब के प्रश्नों के उत्तर यथासंभव क्रम अनुसार लिखने का प्रयास कीजिए। जो प्रश्न नहीं आता हो उस पर समय नष्ट मत कीजिए। 10वां निर्देश है वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर देते समय सुंदर, स्पष्ट एवं पठनीय लेखन का विशेष ध्यान दीजिए। अब देखेंगे खंड ए, जो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न है। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है और ये 20 नंबर के हैं, यानी एक विकल्प 1 नंबर का है। पहला विकल्प है क्या भूलूं क्या याद करूं रचना की विधा है, यानी क्या भूलूं क्या याद करूं इस रचना की विधा क्या है। ऑप्शन नंबर ए संस्मरण, ऑप्शन नंबर बी आत्मकथा, ऑप्शन नंबर सी जीवनी, ऑप्शन नंबर डी कहानी। तो क्या भूलूं क्या याद करूं ये रचना की विधा है आत्मकथा, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब प्रश्न नंबर 2 है लिखी कागज कोरो रचना के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए शांति प्रिय द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन नंबर सी प्रभाकर माचवे, ऑप्शन नंबर डी अज्ञेय। तो लिखी कागज कोरो रचना के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और अज्ञेय। तो इसके दोनों ही ऑप्शन सही हैं। आपने जो भी किया होगा उसमें आपको नंबर पूरा मिलेगा। अगर आपने कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर सही लिखा है तो ये भी आपका सही होगा, और अज्ञेय लिखा है तो ये भी आपका सही होगा कि रचना दोनों ही लेखकों ने लिखी है। इन दोनों लेखकों की रचना का नाम है लिखी कागज कोरो। तो इसमें ये दोनों ऑप्शन सही हैं, बी और डी। अब प्रश्न नंबर 3 रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ऑप्शन नंबर ए त्रिवेणी, ऑप्शन नंबर बी समाज और साहित्य, ऑप्शन नंबर सी प्रलय के पंख पर, ऑप्शन नंबर डी कालिदास की निरंकुशता। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है त्रिवेणी, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 4 हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए चित्रलेखा, ऑप्शन नंबर बी हृदय की परख, ऑप्शन नंबर सी परीक्षा गुरु, ऑप्शन नंबर डी अंतिम आकांक्षा। तो हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब प्रश्न नंबर 5 शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए राय कृष्णदास, ऑप्शन नंबर बी वियोगी हरि, ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी।
तो शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर डी सही है। अब है प्रश्न नंबर 6, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए बोधा, ऑप्शन नंबर बी घनानंद, ऑप्शन नंबर सी मतीराम, ऑप्शन नंबर डी बिहारी। तो रीतिबद्ध काव्यधारा कवि हैं मतीराम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 7, रीतिकालीन कवियों ने काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया है। ऑप्शन नंबर ए अवधि को, ऑप्शन नंबर बी ब्रजभाषा को, ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो रीतिकालीन कवियों ने काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया है ब्रजभाषा को। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, बी ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न नंबर 8, छायावाद युगीन कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर सी राधा कृष्ण दास, ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा। तो छायावादी युगी कवि हैं महादेवी वर्मा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 9, कनुप्रिया के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर ए निराला, ऑप्शन नंबर बी गिरिजा कुमार माथुर, ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर डी धर्मवीर भारती। तो कनुप्रिया के रचयिता हैं धर्मवीर भारती। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। प्रश्न नंबर 10, नई कविता युग के लेखक हैं, नई कविता युग के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर बी केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन नंबर सी त्रिलोचन, ऑप्शन नंबर डी शिवमंगल सिंह सुमन। तो नई कविता युग के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 11, हास्य रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर ए हास, ऑप्शन नंबर बी शोक, ऑप्शन नंबर सी रति, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हास्य रस का स्थायी भाव है हास। तो इसका आंसर होगा ए सही। अब है प्रश्न नंबर 12, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां होता है। प्रश्न क्या है हमारा कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां होता है। ऑप्शन नंबर ए रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर बी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर सी उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 13, सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए 13, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 16, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सोरठा छंद के द्वितीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 14, उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए अप, ऑप्शन नंबर बी अभी, ऑप्शन नंबर सी उप, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है उप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 15, त्रिभुवन में समास है। ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी दिगु, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो त्रिभुवन में समास है दिगु। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब है 16, ओष्ठ का तद्भव शब्द है ओष्ठ, ऊठ, ओठ, इनमें से कोई नहीं। तो ओष्ठ का तद्भव शब्द होता है होठ। तो इसमें होठ कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका होगा डी सही, क्योंकि इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 17, युष्मद शब्द में सप्तमी एक वचन का रूप है। ऑप्शन नंबर ए तब, ऑप्शन नंबर बी
त्वयि, ऑप्शन नंबर सी त्वत्, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो युष्मत् शब्द के सप्तमी एकवचन का रूप है त्वयि, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अब है प्रश्न नंबर 18, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 4। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं 8, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर है 19, छात्र विद्यालय में खेलते हैं, कृतवाच्य वाक्य का कर्मवाच्य वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर ए छात्र विद्यालय में खेला करते हैं, ऑप्शन नंबर बी छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है, ऑप्शन नंबर सी छात्रगण विद्यालय में खेलेंगे, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो छात्र विद्यालय में खेलते हैं, इसका कृतवाच्य वाक्य का कर्मवाच्य वाक्य होगा छात्र विद्यालय में खेला करते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 20, वे अविकारी शब्द जिसमें पुरुष, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता, उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए संज्ञावत संज्ञापद, ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम पद, ऑप्शन नंबर सी अव्यय पद, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो वे अविकारी शब्द जिनमें पुरुष, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता, उन्हें कहते हैं अव्यय पद। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखेंगे अगला खंड। अब हमारा खंड व वर्णात्मक प्रश्न, ये हमारे 50 नंबर का खंड है। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश हमारा, संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं, जहां उनमें और सब तरह की विभिन्नताएं, वहां उन सब में यह एकता है। तो पहला प्रश्न है इसका, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अब है प्रश्न नंबर 2, हमारे देश का प्राण क्या है। तो इसमें लिखेंगे हमारे देश का प्राण क्या है, इसको तो लिख देंगे संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। प्रश्न नंबर 3, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या लिखेंगे कि लेखक का कहना है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। यानी हमारे पूरे भारत में जितने गांव, नगर या प्रदेश हैं, सभी हमारी संस्कृति से बंधे हुए हैं। जहां उनमें और एक तरफ की विभिन्नताएं हैं, वहां उन सब में यह एकता है। तो इस तरह लिखेंगे इसकी व्याख्या। अब देखेंगे अथवा में। अथवा में रखा है, अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल के, इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही, मध्य पश्चिमी एशिया भी उसके कल्याणकर प्रभाव से वंचित न रह सका। प्रश्न नंबर 1, ऊपरी गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में अजंता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं। प्रश्न नंबर 2, अजंता किस कला के लिए
अद्वितीय स्थान रखता है। तो इसे लिखेंगे यहाँ से, अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। प्रश्न नंबर 3, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या लिखेंगे कि लेखक का कहना है कि अजंता के चित्रों ने देश विदेश सभी जगह की चित्रकलाओं को प्रभावित किया। उसका प्रभाव पूर्व के देशों में कला पर तो पड़ा ही, साथ ही मध्य पश्चिमी एशिया में भी उसके कल्याण का प्रभाव से वंचित न रह सका है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पद्यांश हमारा, उदो मोही ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, प्रातः समय माता जसुमती अरु, नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दही सजायो, अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन्य धन्य ब्रजवासी, जिन सो हित जदुनाथ। प्रश्न नंबर 1, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। प्रश्न नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या करेंगे कि इसमें श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, कि मैं गोपियों के साथ और ग्वाल बालों के साथ खेलता था, सब दिन हसत हिरात, और सभी दिन में हंसता खेलता रहता था। सूरदास जी कहते हैं, धन्य धन्य ब्रजवासी, जिनसो जदु नाथ, यहाँ जदु नाथ की जगह जदु तात है। सूरदास जी कहते हैं कि ये ब्रजवासी धन्य हैं जिनके साथ ऐसा मित्र है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3, श्री कृष्ण को ब्रज क्यों नहीं भूलता है। तो इसमें लिखेंगे कि वह पूरे दिन ग्वाल बालों के साथ खेलते रहते थे और हंसते रहते थे, इसलिए श्री कृष्ण को ब्रज नहीं भूलता है। अथवा इसके बाद दे रखा दूसरा पद्यांश, विश्व है असी का नहीं संकल्प का है, हर प्रलय कोण काया कल्प का है, फूल गिरते शूल सिर ऊंचा लिए हैं, रसों के अभिमान को नीरस किए हैं। तो प्रश्न नंबर 1, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के जवानी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी हैं। प्रश्न नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या में लिखेंगे कि माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि यह विश्व तलवार की नोक पर नहीं है, यह तलवार का नहीं है, असी मान होता है तलवार, नहीं संकल्प का है, ये तलवार का नहीं है, ये दृढ़ संकल्प का है, हर प्रलय कोण कायाकल्प का है, प्रत्येक क्रांति का उद्देश्य क्या है, पूर्ण परिवर्तन का होता है। इसे देखेंगे इसकी व्याख्या। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3, ऊपरी पद्यांश का काव्य सौंदर्य लिखिए। तो काव्य सौंदर्य में लिखेंगे, भाषा इसमें है सरल खड़ी बोली, शैली है उद्बोधन, रस है वीर रस है इसमें, छंद है तुकांत मुक्त, अलंकार इसमें अनुप्रास है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो गद्यांश है, ऐसा कर्म विराम संस्कृति कुर्बन्ने बेह कर्माणि जीविषा इच्छत समा इति अस्य उद्घोष पूर्व कर्म तदंतर फलम इति अस्माकं संस्कृते नियम, इदानी यदा वयं राष्ट्र नवनिर्माणे संलग्ना अस्म निरंतरम
कर्म करणम अस्माकं मुख्य कर्तव्यम। तो संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। फिर लिखेंगे हिंदी में अनुवाद। ऐसा कर्मवीराणाम संस्कृति, यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वन्नेव बेह कर्माणि जीवित्वा समा, यहाँ कर्म करने से, इसमें लिखेंगे यहाँ से कि यहाँ कर्म करते रहने पर, ये कर्म करते रहते हुए हमें 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। समा माने 100, जीविका माने जीने की इच्छा। हमें कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इति अस्य उद्घोष, यह इसका उद्घोष है। पूर्व कर्म, पहले कर्म, तदंतर फलम इति अस्माकं संस्कृते नियम, पहले हमें कर्म करना चाहिए फिर उसके फल की इच्छा रखनी चाहिए। यह हमारे संस्कृति के नियम हैं। चलेंगे इदानीम यदा वयम राष्ट्र नवनिर्माणे, इस समय जब हम राष्ट्र निर्माण में संलग्न हैं, तब हमें निरंतर कर्म करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। तो इस तरह लिखेंगे इसका हिंदी में अनुवाद। अब अथवा नागरिक बहुकालम यावत् अचिंत्यत परम प्रेहलिकाया उत्तरम ददातुम समर्थ न अभवत्, अतः ग्रामीणाम अवदतु अहम अस्या प्रेहलिकाया उत्तरम न जानामि। इदं श्रुत्वा ग्रामीण एकथयत्, यदि भवान उत्तरम न जानाति तहिं ददातु 10 रूप्यकाणि। तो इसमें लिखेंगे संदर्भ कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। अब करेंगे हिंदी में अनुवाद। तो नागरिक बहुकालम यावत अचिंत्यत, जो शहरी था वो बहुत समय तक सोचता रहा, या नगरीय बहुत समय तक सोचता रहा। परम प्रेहलिकाया, परंतु पहेली का उत्तरम दातु समर्थ न अभवत, परंतु पहेली का उत्तर देने में समर्थ न हुआ। अतः ग्रामीणाम अवदत, अतः ग्रामीण से बोला, अहम अस्या प्रेहलिकायाम उत्तर न जानामि, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा ग्रामीण, यह सुनकर ग्रामीण एकथयत बोला, यदि भवान उत्तरम न जानाति, यदि आप उत्तर नहीं जानते हो, तही ददातु 10 रूप्यकाणि, तो 10 रुपये दीजिए। तो इस लेंगे इसका हिंदी में अनुवाद। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है कि निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पहला श्लोक है हमारा, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भुक्ष्यसे महिम तद्मादुस्तिष्ठ कौतन्ये युद्धाय कृत निश्चय। तो इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के वीर वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। अब देखेंगे हिंदी में अनुवाद। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग, यदि आप युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए तो आपको क्या मिलेगा? स्वर्ग। तो आपको स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग प्राप्त होगा। जीतवा भुक्ष्यसे महिम, अगर आप युद्ध में जीत गए तो आप इस पृथ्वी पर भोग करोगे। तस्मात् उत्तिष्ठ कौतन्य, इसलिए आप सुख भोगने के लिए कौतन्य खड़े हो जाओ या तैयार हो जाओ। युद्धाय कृत निश्चय, इसलिए
उठो कौतन्य युद्ध करने के लिए निश्चय करो। अथवा दूसरा देखा, माता गुरुतरा भूमि खादात पितो स्तरथ था मन शीघ्रतरम बातात चिंता बहुतरी तरणात। तो इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड में जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। अब देखेंगे इसका हिंदी में अनुवाद। हिंदी में बताएंगे, माता गुरुतरा भूमि कि माता भूमि से अधिक भारी है, या फिर इस तरह लिख सकते हैं पृथ्वी से अधिक भारी माता है। खाद पितोच स्त्रा और आसमान से अधिक ऊंचा पिता है। मन शीघ्रतरम बातात और वायु से अधिक शीघ्र चलने वाला या शीघ्रगामी मन है। चिंता बहुतरी तृणात और तिनके से कमजोर क्या बना देती है, चिंता बना देती है। तिनके से अधिक दुर्बल बनाने वाली चिंता है। तो इस तरह देखेंगे इसका हिंदी में अनुवाद। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये खंड जो आपका पठित है उसमें से एक का आंसर देना है, यानी प्रत्येक खंड के 2 प्रश्न हैं, उसमें से एक का आंसर देना है। तो जो जिस जिले के मान्य हैं, जो जिस जिले के लिए मान्य है उसी के आधार पर आपको उत्तर देने थे इसके। तो जैसे अमरोहा जिले में मान्य है मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। दूसरा प्रश्न है, मातृभूमि के लिए खंड काव्य के बलिदान सर का कथानक लिखिए। तो इन दोनों प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो इसमें मातृभूमि के लिए खंड काव्य के नायक हैं चंद्रशेखर आजाद, तो उनका चरित्र चित्रण लिखना है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अब प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो ये 4 हैं। तो चारों में से किसी भी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी एक रचना का नाम लिखना है। अब ख यानी छठे का ख, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो इसमें है तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, महादेव वर्मा, अशोक वाजपेयी। तो इनमें से चारों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का नाम लिखना है। अब है प्रश्न नंबर 7, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो इसमें जो 2 श्लोक आए हैं उनका आंसर आपको उसमें नहीं देना है, यानी वो श्लोक आपको नहीं लिखने हैं, उनसे अलग कोई भी जो आपको श्लोक याद हो वो इसमें लिखने थे। प्रश्न नंबर 8, अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। अब गली मोहल्ले में जो नालियां हैं उनकी सफाई नहीं हो रही है, इसलिए आप नगर निगम अधिकारी को एक पत्र लिखेंगे। अथवा अगर ये नहीं लिखते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। इन दोनों में से आपको एक करना है, कोई सा भी। आगे प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 है, चंद्रशेखर स्वगृहम किम एवदत्त। तो इसमें लिखेंगे चंद्रशेखर स्वगृहम कारावास एवदत्त। प्रश्न नंबर 2, कूपम किमर्थम दुखम अनुभवती। तो इसमें लिखेंगे कूपम नितराम नीच अस्ति अतः स दुखम अनुभवती। प्रश्न नंबर 3, पुरुराज केन सह युद्धम अकरोत्। तो इसमें लिखेंगे पुरुराज अलक्षेन्द्र स युद्धम अकरोत्। विद्या केन वर्धते। चौथा प्रश्न क्या है हमारा, क्या विद्या केन वर्धते। तो विद्या ज्ञानम वर्धते।
विद्या से ज्ञान बढ़ता है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो पहला है इसमें छात्र तथा अनुशासन, सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। तीसरे नंबर पर है भारत में आतंकवाद, समस्या और समाधान, देश प्रेम। तो इनमें से कोई सा भी एक निबंध लिखना है। तो ये था आपका कक्षा 10 2025 का पेपर, ये पूरा सॉल्व करा दिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये सॉल्व करा हुआ पेपर कैसा लगा, जो किस तरह समझ में आया, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के सभी दोस्तों को नमस्कार।